नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सहयोगियों, स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड। और मैं प्रतीक राय आप सभी लोग को अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम लोग बात करेंगे सीटेट का। हम लोगों का यह ईवीएस का पहला यह वीडियो जा रहा है जो आपका सीटेट के जो प्रीवियस ईयर में ईवीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके 2020 के जो पेपर हुए, जनवरी माह में पेपर जो हुए थे, उसी के क्वेश्चन का इसमें इंक्लूड किया गया है और आपके सॉल्व पेपर हैं ये, और उसके साथ साथ कुछ विस्तृत जानकारियाँ भी इसमें इंक्लूड की गई हैं। तो मित्रों, आप लोग हमारे वीडियो पे एकदम अंत तक बने रहिएगा और धैर्य पकड़ करके आराम से वीडियो को देखिएगा, आपको टोटली कंटेंट अच्छा मिलेगा। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर न होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं हम लोग और पढ़ते हैं और जानते हैं और समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या करता है। तो ईवीएस में मानचित्रण कौशल स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। ठीक है, जब मानचित्र कौशल जब ईवीएस में इंक्लूड किया गया है, कोई भी चीज़ को अगर मानचित्र बना करके दर्शाया जाएगा तो क्या होगा, वो और भी स्थिति के सापेक्ष की विकसित करेगा क्या, हमारे ज्ञान को। ओके, हमारे ज्ञान के साथ साथ हमारे बालकों के ज्ञान को क्या करेगा, वो विकसित करेगा। जैसे कि हम लोग भारत का नक्शा बना करके और हम जब यहाँ पे दिखाएंगे अरुणाचल प्रदेश, तो हमको क्या होगा, हमको समझ में आएगा। हमको समझ में तो आएगा ही, लेकिन हमारे बालकों को समझने में और आसानी होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। हम लोग कक्षा 5 के विद्यार्थी आमतौर पर अपने दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है, अगर आप अपने बच्चों को एक कार्य देते हैं ईवीएस में, अगर वो कर नहीं पाते हैं तो उसको कैसे उसको सुलझाया जाएगा, कैसे उसको सही किया जाएगा। तो उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करना। ठीक है, जब अगर वो बालक कार्य को नहीं करता है तो शिक्षक का सबसे सर्वोपरि कार्य होता है कि उसकी कठिनाई को पता लगाया जाए और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित किया जाए। ये नहीं है कि सबको एक जैसा होमवर्क दे दिया जाए, चाहे कार्य दे दिया जाए। ठीक है, आगे मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निश्चित होना चाहिए, यहाँ पे निषेध होना चाहिए है। ठीक है, निषेध, यहाँ पे निषेध होना चाहिए। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषेध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य है, यहाँ पे निषेध निश्चित दोनों की परिकल्पना की गई है। ठीक है मित्रों, निषेध भी होगा आ चूंकि निश्चित भी होगा। निश्चित का मतलब एकदम सीमित में। ठीक है, तो क्या है कि एक वाद विवाद का आयोजन किया, इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य यह है कि यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। ठीक है, अब निश्चित हो जाए तो आखिर में क्यों निश्चित होना चाहिए, तो यह क्या है, यह खपत हो जाएगा, एक न एक दिन ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात यह है कि इससे क्या होता है, इससे प्रदूषण फैलता है। तो इस तरह की जब बातें की जाएगी, ये आखिर में जब बालकों के सामने रखा जाएगा कि निषेध हो, निश्चित हो, क्यों, तो बच्चा भी सोचेगा कि आखिर में क्यों, तो उसके बारे में अपना तर्कना प्रस्तुत करेगा। आगे देखते हैं हम लोग मित्रों। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। देखिए, एकीकृत का मुख्य बात क्या है, एकीकृत का मुख्य बात है कि विभिन्न विषयों को एक में मिला देना ही एकीकृत कहलाता है। तो ईवीएस को एकीकृत विषय माना जाता है क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा बायोलॉजी के भी पर्सन मिलेंगे पढ़ने के लिए, थोड़ा सा भूगोल के भी पर्सन मिलेंगे पढ़ने के लिए, उसके बाद आपके साइंस के भी पर्सन मिलेंगे, सामाजिक विज्ञान के भी पर्सन मिलेंगे। तो इसलिए ईवीएस को एकीकृत कहा जाता है और ये सभी विषयों के भार को कम करने के लिए ईवीएस को एकीकृत बनाया गया है। आगे और धैर्य से देखते रहिएगा मित्रों, आराम से देखिए और समझिए। ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। ठीक है, आकलन का आप एक संकेतक का क्या चीज नहीं हो सकता है, तो अवधारणा मानचित्र जो मस्तिष्क में बनता है, इसके द्वारा बालक का हम आकलन नहीं कर सकते हैं। आगे, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। जब बच्चे को बोला जाए, अगर उससे प्रश्न करने के लिए कहा जाए, चाहे आप उससे जब प्रश्न करेंगे तो उससे क्या होगा, बच्चे की जिज्ञासा में बढ़ोतरी होगी। आगे,
सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। जब हम कोई ऐसा कार्य बच्चों को दें जिससे उनकी इंद्रियां शामिल हो, तो वो क्या हो सकता है? तो नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र का भ्रमण आयोजन करना। अगर कोई भी हम नज़दीक के स्थान को ले जाएंगे बच्चों को घूमने के लिए, तो घूमने के लिए जब ले जाएंगे तो उनकी वहाँ पे सभी इंद्रियां काम करेंगी। नेत्र भी कार्य करेगा, मुख भी कार्य करेगा, हाथ भी कार्य करेगा। ठीक है, आगे बात करें हम तो विद्यार्थियों को समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया जाता है? विद्यार्थियों को समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया जाता है? क्यों किया जाता है? क्योंकि यह विद्यार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। जब विद्यार्थी या बालक जब पेपर को पढ़ेगा तो वो अपने आसपास के खबरों से जानकार होगा, और जब जानकार होगा तो वास्तविक जीवन से जुड़ने का उसको मौका मिलेगा। आगे, कौन से राज्य में दोरांग, ठीक है, तोरांग है, तोरांग, ये दोरांग हो गया है, तोरांग है। तोरंग का अर्थ क्या है? तो जंगल है। तोरंग का अर्थ जंगल है। किस राज्य में है? तो झारखंड में तोरंग। ठीक है, यहाँ पे तोरंग, ठीक है, तोरंग का यानी कि अर्थ जंगल है। कहाँ पे है? तो झारखंड में है। आगे बात करेंगे हम मित्रों, मिर्ची हमारे देश में कहाँ से आई? तो दक्षिणी अमेरिका से पुर्तगालियों द्वारा लाई गई है। ओके, आगे बात करें हम लोग कौन कथन। देखिए वन लाइनर में इसको बनाया गया है मित्रों, ऑब्जेक्टिव टाइप में न रख करके इसको वन लाइनर में किया गया है। आप एकदम धैर्य से रखिए और धैर्य रख करके देखिएगा। आपको मैच करना हो तो मैच करके भी देख सकते हैं। आपको हूबहू वही आपके सॉल्व पेपर है। आपके कौन कथन मधुमक्खियों के छत्ते के विषय में सही नहीं है? मधुमक्खियों के छत्ते के विषय में सही नहीं है। तो हम लोग जानते हैं मधुमक्खियों की जो छत्ते होते हैं उसमें एक क्या होती है? रानी मधुमक्खी होती है, और उसी के मार्गदर्शन से वो क्या करती है? वो बस केवल अंडे देती है। वो क्या करती है? बस अंडे देती है। और बाकी जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं वो छत्ते को बनाने में, रस लाने में कार्य करती हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी नहीं होती है? तो नर मधुमक्खियों को छत्ते में किसी प्रकार की भूमिका नहीं होती है, केवल नारियाँ मधुमक्खियाँ होती हैं। ठीक है, आगे, देश का संविधान किसके नेतृत्व में बनाया गया? तो देश का संविधान भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाया गया। ठीक है, ये ध्यान रहे आप लोगों को कि देश का संविधान किनके नेतृत्व में बनाया गया? तो भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था। और कितना दिन में बना था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान का निर्माण हुआ था। आगे बात करेंगे हम लोग मित्रों, कच्चे तेल के उत्पादक राज्य। कच्चे तेल के उत्पादक राज्य भारत में कौन कौन है? तो गुजरात है, असम है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। कुछ इसमें विस्तृत भी जानकारी इंक्लूड कर दी गई है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है मित्रों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग मित्रों, पक्षियों का समूह जो मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी देखता है, हम लोगों से 4 गुना अधिक दूरी तक देखते हैं। कौन कौन है? तो वो है आपके बाज, चील और गिद्ध हैं। ये हमसे 4 गुनी दूरी को देख सकते हैं। पोचमपल्ली किस राज्य का एक कस्बा है? किसके खातिर प्रसिद्ध है? तो पोचमपल्ली तेलंगाना राज्य का एक कस्बा है, और यहाँ पे साड़ियों की डिजाइन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रहे मित्रों, पोचमपल्ली कहाँ पे है? तो तेलंगाना का है। ठीक है, और ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो साड़ियों के डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है मित्रों। चलिए, लौह तत्व विद्यमान किसमें होता है? तो लौह तत्व विद्यमान आपका होता है आंवला, पालक, गुड़। हरी सब्जियों में भी लौह तत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है। तो लौह तत्व आंवला, पालक, गुड़ में विद्यमान होता है। मटर पर किसने प्रयोग किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। किस चीज़ के लिए किया था? तो आनुवंशिकता की जांच के लिए मटर पे प्रयोग किया हुआ था। चलिए, और आनुवंशिकता के जनक भी जॉन ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। आगे, 3 से 3.5 मीटर 3 से 3.5 मीटर पर बांस का घर, ये यहाँ से कुछ नहीं है, 3 से 3.5 मीटर बांस का घर बनाते हैं कौन? तो असम के लोग 3 से 3.5 मीटर पर बांस का घर बनाते हैं। तो कौन बनाते हैं? असम के लोग। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में बारिश होती है। आगे, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम है। कैसे? देखिए, ये मान के चलिए कि हमारा नक्शा हो गया, ये किसी भी तरह से हम सपोज करके बना लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे ऐसे हो गया और ये ऐसे ऐसे हो गया। चलिए, तो दिल्ली यहाँ पे दिल में है, यहाँ पे है।
ठीक है। अब ये कह रहा है कि गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः है, तो आपका ये गुजरात हो गया, ठीक है, और इधर आपका क्या हो गया, बिहार हो गया। तो इधर आने का मतलब कि इधर क्या है, दक्षिण है, और इधर आने का मतलब क्या है मित्रों, इधर आने का मतलब आपका है पश्चिम, और इधर आने का मतलब क्या है, पूरब, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि दक्षिण पूरब और दक्षिण पश्चिम। आगे मित्रों देखते हैं, चलिए। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। तो ये ध्यान रहे मित्रों, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एकीकृत विषय का मतलब क्या है, उसमें विज्ञान भी रहे, उसमें आपका जीव विज्ञान भी रहे, उसमें भूगोल भी रहे, उसमें आपके सामाजिक विज्ञान भी रहे। तो एकीकृत ऐसा बनाया जाता है, तो इसमें क्या हो, इसमें एक पाठ में 2 या इससे अधिक विषयों को मिला लिया जाए, ठीक है। एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषयों को मिला लिया जाए, तब वो एकीकृत ईवीएस का कक्षा होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग मित्रों। एनसेप 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है, कौन है, तो चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। चलिए इनके थीम के बारे में भी हम लोग समझते हैं, हमेशा पूछता है, इन 6 थीमों को याद करना पड़ेगा मित्रों। देखिए कौन कौन ये थीम है, इनको हम थोड़ा सा इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, उसको याद कीजिएगा आप। परिवार एवं मित्र, भोजन, घर, आवास वही घर आवास, जलमंडल, परिवहन, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। पहला देखिए, हम परिवार हुए, परिवार से भोजन करते हैं, भोजन कर से घर पे रहते हैं, घर में रहने के साथ साथ पानी की आवश्यकता होती है, और जब हम कहीं घूमते हैं तो परिवहन यातायात की आवश्यकता होती है, और जब यातायात की आवश्यकता होती है तो हमें कुछ काम करना पड़ता है। तो याद रखिएगा, पहले परिवार होगा, परिवार से भोजन मिलेगा, भोजन से घर में रहेंगे, ठीक है, और घर से क्या होगा, आपका जल की आवश्यकता होगी, और जल की आवश्यकता के साथ साथ आपका हमें कहीं जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होगी, और परिवहन के साथ साथ अब हमको कुछ करना होगा। और ये ध्यान रहे, इसमें से परिवार एवं मित्र ये जो है इनकी 4 सब थीम है, यानी कि ठीक है, इनके 4 सब थीम है, इनको याद रखिएगा मित्रों। इनके 4 सब थीम में क्या आते हैं, परिवार और मित्र में एक आता है रिश्ता, एक क्या आता है, एक आता है आपका रिश्ता, ठीक है, पहला क्या आता है, रिश्ता। उसके बाद आता है कार्य तथा खेल, कार्य और खेल। ये हम लोग बात करें परिवार और मित्र के 4 थीम है। परिवार और मित्र के कितने थीम है मित्रों, 4, रिश्ता, कार्य, खेल और जानवर, जानवर, जानवर और पौधे, जानवर और पौधे, जानवर और पौधे। याद रहे मित्रों, परिवार एवं मित्र के कितने उपथीम है, 4 है, याद रहे आप लोगों को, रिश्ता, कार्य, खेल, जानवर और पौधे। आगे देखते हैं मित्रों, उपाख्यान। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहे, अभिलेख यानी कि लिखित करके चिन्हित करना। उपाख्यान का मतलब क्या होता है, देखिए एक विस्तृत कहानी होती है, एकदम पूरा लंबा चौड़ा कहानी होती है, और उपाख्यान उसी कहानी के बीच में का छोटा सा एक व्याख्यान होता है। तो जब हम विस्तृत लिखेंगे तब न उसमें विभिन्न जानकारियों को समावेशित करना होता है, उसमें मिलाना होता है। क्योंकि जब हमको इस पूर्ण जानकारी में से छोटी सी जानकारी को, मुख्य जानकारी को अगर हमको प्रेषित करनी है, बतानी है, तो क्या किया जाएगा, तो उसमें देखिए निर्णय वाले कथन को लिखना, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों का पहचान करना, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये नहीं करना है निर्णय वाले कथन को। निर्णय वाले कथन जब संपूर्ण कहानी को करेंगे तब ना उसमें निर्णय का कथन लिया जाएगा, उसमें हम संक्षिप्त कर रहे हैं, तो निर्णय वाले कथन को लिखना ये गलत बात है, और मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना ये भी सही नहीं है, इनको हमें उपाख्यान में नहीं लिखना चाहिए। आगे, लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो एक अध्यापक क्या करता है, ये ऑप्शन में है, ऑप्शन का इसमें लिखित किया गया है, हम कोई भी चीज़ सोच सकते हैं। लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है, यानी कि लोगों के मन में धारणा है ना कि केवल पुरुष गाड़ी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, लेकिन जब इनके सामने महिला आएंगी, और महिला आ करके दिखाया जाएगा कि महिला ऑटो चलाती हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, जो मन में रूढ़िवादिता फैली हुई है वो भ्रम दूर हो जाएंगे। इसलिए एक महिला को बुलाना है
जो महिला ऑटो चालक है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन में था। आगे देखते हैं हम लोग मित्रों। शिक्षक विद्यार्थियों को मानव शरीर की रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र बनाने को कहा। अब भोजन बढ़ाने से पहले अब हमको पाचन तंत्र बनाने के लिए कहा गया। ठीक है, तो अब पूछा पाचन तंत्र बनाने के लिए कहा कि इसका मुख्य बात क्या है? पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। जब अगर हम मान करके चलिए कि माना जाता है कि आप बात की हम लोग की सूर्य चंद्रमा बात करने से पहले अब हम बोल दिए कि दिन होता है रात होता है। तो जब दिन होता है रात होता है, जब बच्चे को बोलेंगे तो दिमाग में जरूर सोचेगा कि दिन में सूर्य भगवान आते हैं और रात में चंद्रमा आते हैं। तो जब वो उनको लिखेगा तब उसका मस्तिष्क एक्टिव होना चालू हो जाएगा, और जब एक्टिव होगा तो हमें पढ़ाने में आनंद आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब 2 लाइन और है, मुख्य चीज़ें। चलिए देखते हैं हम। क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? रचनात्मक आकलन यानी कि जो आकलन किया गया रचना तरीके से प्रस्तुत किया जाए, उसमें क्या होगा? तो रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इनकी सूचना दी जानी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। रचनात्मक आकलन कभी भी किसी भी वक्त प्रयोग किए जा सकते हैं। ये निश्चित नहीं है कि रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जाए। ठीक है, ओके, याद रहे। अब हम लोगों का इतना ही मुख्य था मित्रों। तो आशा है आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। तो मित्रों प्लीज़ मेरे प्यारे सहयोगियों, आप लोग अपना सहयोग दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो इससे अच्छे से अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारा सपोर्ट कीजिए। आपका दिन शुभ हो, आप मस्त रहिए, यही महादेव से हमेशा कामना रहेगी। जय महादेव।